नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं द आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एवं उनके गुर्गों का मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले से ही केजरीवाल गैंग के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव है कि वो पहले से ही परेशान है, क्योंकि केजरीवाल गैंग के दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पहले से ही तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, जिनको निचली अदालत से लेकर उच्च अदालत तक भी जमानत नहीं दे रही है। तमाम हथकंडे अपनाने के बाद भी मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, इनको किसी भी कोर्ट के द्वारा जमानत नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में केजरीवाल के लिए एक और बड़ा मुसीबत तब पैदा हो गया जब इनको 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐसा सुप्रीमेसी पावर दे दिया गया, जिस पावर को केजरीवाल ने इस तरीके से दुरुपयोग करना शुरू किया कि पता नहीं ये इनको समझ में आ गया कि अब मैं ही सुप्रीम हूँ इस देश का, दिल्ली का मालिक। सच में इन्होंने अपने आप को मान लिया, पर इनको अंदाजा नहीं था कि दिल्ली का मालिक ये नहीं है। इनको दिल्ली के जनता ने सिर्फ चुना है जनता के छोटे मोटे आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। पर जिस तरह से इन्होंने मनमाना करना शुरू किया, उसके बाद इनके मनमाने पे, इनके ठसक के ऊपर जो केंद्र सरकार ने नकेल कसा, दिल्ली के मामले में अध्यादेश जारी करके केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश 19 मई को जारी किया, उस अध्यादेश के बाद केजरीवाल एवं केजरीवाल गैंग के तमाम सदस्य बिलबिलाए हुए हैं, पूरे देश में दर दर भटक रहे हैं। पहले तो नीतीश कुमार इनसे मिले, या फिर कह लीजिए इन्होंने नीतीश कुमार से मिला, सहायता मांगा उस ऑर्डिनेंस को, उस अध्यादेश को राज्यसभा में गिराने के लिए। फिर ममता बनर्जी से इन्होंने जाके सहयोग मांगा, उसके बाद उद्धव ठाकरे से भी इसने सहयोग मांगा। पर क्या इनका यह सहयोग मांगना इनके लिए कोई बहुत बड़ा राहत दिला पाएगा इनको? यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, जो कि राज्यसभा में सबसे बड़ी पार्टी है विपक्षी दलों के तौर पे, उसने साफ साफ इनकार कर दिया इस केजरीवाल गैंग को सहायता करने से। तो अब राज्यसभा में ये क्या कर पाते हैं? ये उद्धव ठाकरे, जिनका खुद ही कोई राजनीतिक हैसियत अब नहीं बचा, नीतीश कुमार, जिनका कुल टोटल 34-35 विधायक ही है, तो राज्यसभा में उनकी कितनी सीटें होंगी ये आप खुद तय कर सकते हैं। ममता बनर्जी का कुछ अच्छी स्थिति है राज्यसभा में, लेकिन सिर्फ क्या अकेले ममता बनर्जी विरोध करके इनको सहायता पहुंचा सकता है? ये संभव नहीं है। पर केजरीवाल गैंग का मुसीबत जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनकी मुसीबत भी बढ़ रहा है। उसी कड़ी में अब दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में केजरीवाल गैंग के सबसे बड़बोले एवं इनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह के ऊपर भी नकेल कसना शुरू हो गया है। दरअसल आप सभी को पता है कि पहले ही संजय सिंह का नाम ईडी ने शराब घोटाले के मामले में आ चुका है। जो दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मामले के आरोपी थे, उनके पूछताछ के दौरान ये नाम सामने आया था, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सारा बवाल भी किया था, क्योंकि एक जगह जो दिल्ली आबकारी आयुक्त था, उसके नाम के जगह संजय सिंह का नाम डल गया था। उसके लेकर इन्होंने बहुत सारा नाटक भी किया था, पर उससे इनको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर भी नकेल कसने वाला है। और ये नकेल क्यों कसने वाला है? दरअसल ये कोई संयोग नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जिस के लिए कहता है कि इसको अब गिरफ्तार कर लेगी, इसको जेल में डाल देंगी, उन सबका वाकई ये उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है और वो जेल भी चले जाते हैं और उनको जमानत भी नहीं मिलता है। पता नहीं है अरविंद केजरीवाल का कैसा प्रिडिक्शन है, कैसा भविष्यवाणी है, जो जिन नेताओं का नाम लेते हैं अपने पार्टी का, जब इनको गिरफ्तार करेगा, अब इसको जेल भेजेगा, अब इसके ऊपर छापा मारेगा, वो सब सच होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे केजरीवाल को यह पता है कि उन्होंने और उनके साथ मिलके कौन कौन नेता और उस घोटाले में सबका क्या क्या रोल था और उन सब के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक सरकारी ऑफिसर रह चुका है, अच्छे विभाग का ऑफिसर रह चुका है, तो उनको भी कुछ ज्ञान जरूर है। उसी के तहत अब संजय सिंह के करीबी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा, जो सर्वेश मिश्रा भी आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भी है, इन दोनों के ठिकानों पे ईडी ने छापेमारी किया है। और यह जांच एजेंसी का कहना है कि जो आरोपी पकड़ा गया है, उनके द्वारा जो खुलासे किए गए, उस आधार पे
यह छापेमारी हो रही है। तो इसमें क्या निकला, इससे संजय सिंह के लिए क्या हो सकता है, संजय सिंह के ऊपर कब तक गिरफ्तारी की तलवार लटकेगी, ये तो आने वाले दिनों में वक्त बताएगा। पर सिर्फ इतना ही, सिर्फ यही मामला केजरीवाल के लिए परेशानी नहीं है। दरअसल केजरीवाल के लिए एक और नया मामला, ऐसे नया तो नहीं है, मामला तो पुराना है, पर अब फिर से वह मामला जिस रूप में आया है वो केजरीवाल के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और वह है अरविंद केजरीवाल का सबसे महत्वाकांक्षी योजना। एक तो पहले उनका एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना शराब नीति जो था 2021 का दिल्ली आबकारी नीति, उस मामले में इनके सबसे प्यारे, दुनिया के सबसे अच्छे एवं कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री, जो कि शिक्षा के आड़ में शराब का कारोबार करता था, वह जेल जा चुका है। उसी तरीके का एक अति महत्वाकांक्षी योजना जो अरविंद केजरीवाल ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चलाया था, और वह योजना अपने जिहादी विधायक, दंगाई विधायक अमानतुल्ला खान के संरक्षण में, उनके विचारों पर, उनके सलाहों को मानकर चलाया गया था। वह योजना था कि दिल्ली में जितनी भी मस्जिदें हैं उनके इमामों को और मुअज्जिलिमों को सरकार की तरफ से सैलरी दिया जाना, मासिक सैलरी दिया जाना। यह फैसला अरविंद केजरीवाल ने 2019 के चुनाव से पहले किया था, जिसके तहत आप सभी को पता होगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी मस्जिदें हैं, लगभग 183 मस्जिदें रजिस्टर्ड है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसको सैलरी का प्रावधान 1993 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ था। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड मस्जिदें हैं उनके इमामों और मुअज्जिमों को सरकार सैलरी दे। अब पता नहीं उस समय सुप्रीम कोर्ट क्या सोचकर ऐसा फैसला दिया था। मस्जिदों से या मस्जिद के इमामों से इस देश को क्या फायदा है, यह तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जो मिलॉर्ड उस समय फैसला दिए वही जानते होंगे, क्योंकि इस देश के कोई लोग नहीं जानता है कि इस देश में मस्जिदों मजारों से इस देश को क्या फायदा है, इस देश के सरकारों को क्या फायदा है, आम नागरिकों को क्या फायदा है। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह सरकार ने माना और वक्फ बोर्ड के अंदर जो रजिस्टर्ड मस्जिदें थे उनके इमामों और मुअज्जिमों को 10,000 और 8,000 रुपये देना शुरू किया था। पर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस समाज के वोट लेने के लिए उन्होंने जो 10,000 का सैलरी था उसमें बहुत बड़ा बढ़ोतरी करते हुए उस 10,000 के सैलरी को 18,000 कर दिया और उस 6 या 8,000 के सैलरी को 16,000 कर दिया। यानी इमामों को 18,000 और मुअज्जिमों को 16,000 रुपये देने का ऐलान किया। लेकिन उसके साथ ही केजरीवाल ने एक और ऐलान किया। वो ऐलान था कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर्ड मस्जिदें नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था कि जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो मस्जिदें रजिस्टर्ड है उन्हीं मस्जिदे के इमामों और मुअज्जिमों को पैसे देना है सरकार को, जो रजिस्टर्ड नहीं उनको नहीं। लेकिन केजरीवाल ने वोट बैंक के लिए 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था कि जो अनरजिस्टर्ड मदरसे हैं उनके इमामों और मुअज्जिमों को भी दिल्ली सरकार सैलरी देगी, और उन्होंने दिया। इमामों को 14,000 और मुअज्जिमों को 12,000 रुपये की मासिक सैलरी देना शुरू किया था, जो कि अभी भी देती है। उसी रिपोर्ट के आधार पे, मीडिया रिपोर्ट के आधार पे, अरविंद केजरीवाल के उस घोषणा के आधार पे एक आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने 1.5 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले दिल्ली सरकार से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह जानकारी मांगी थी कि दिल्ली सरकार यह बताए कि कितने अनरजिस्टर्ड मदरसों के मस्जिदों के इमामों और मुअज्जिमों को दिल्ली सरकार सरकारी वेतन देती है, उसकी संख्या कितनी है ऐसी मस्जिदों का, इसका पूरा ब्यौरा लिखित में दे, और जिन जिन आधारों पे यह इमामों के वेतन दिया जा रहा है उन आधारों को भी बताए।
कि किनके कहने पे, किनके सहमति से, किनके अधिकारों के तहत इनको पैसे दिया जा रहा है, किन अधिकारों के तहत, संविधान के किन नियमों, कानूनों या अधिकारों के तहत इनको पैसे दिया जा रहा है, और क्या मंदिर के पुजारियों को भी दिल्ली सरकार इस तरह की कोई सैलरी देती है, इसकी भी जानकारी दे। पर दिल्ली सरकार ने सुभाष अग्रवाल के इस आरटीआई का जवाब नहीं दिया। उसके बाद सुभाष अग्रवाल ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयुक्त को इसकी शिकायत किया। उसके शिकायत को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय सूचना आयोग ने 25 नवंबर 2022 को दिल्ली सरकार के मातहत काम करने वाले प्राधिकरणों द्वारा दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार के तहत काम करने वाले प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन किया जाए। आयोग की ओर से निर्देश जारी किया गया कि आदेश के प्रति, यानी कि 25 नवंबर 2022 को केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केजरीवाल के कार्यालय को यह निर्देश दिया था कि वो राष्ट्रीय राजधानी की उन मस्जिदों के इमामों को दिए गए वेतन की जानकारी दे जिसका रखरखाव दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं करता है। उन्होंने 25 नवंबर 2022 को यह आदेश दिया था, लेकिन दिल्ली सरकार उस आदेश को भी कूड़े के ढेर में फेंक दिया, उस पर भी कोई जानकारी नहीं दी। उसके बाद फिर से सुभाष अग्रवाल ने इसका शिकायत किया। उसी के आलोक में अब जो केंद्रीय सूचना आयोग का जो आदेश आया है दिल्ली सरकार को, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल सीआईसी ने दिल्ली सीएमओ को यह निर्देश दिया है कि वह उनके आदेश के प्रति मिलने के 20 दिनों के अंदर इस पर अमल करे। आयोग ने चेताया है कि यदि उनके आदेश का पालन नहीं किया गया तो वह अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके अधिकारियों को तलब करेगा। आयोग ने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2023 को दोपहर 3 बजे निर्धारित किए। सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने अपने आदेश में कहा कि यदि जरूरी हुआ तो आयोग अपने फैसले का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए धारा 18 क्लॉज 3 के सब क्लॉज ई के तहत उपलब्ध अपनी शक्तियों का उपयोग संबंधित पक्षों को तलब करने के लिए कर सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 25 नवंबर 2022 के अपने आदेश में सूचना आयुक्त उदय माहुरकर ने दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली राजस्व विभाग के कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की ओर से मांगी गई जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया था। अग्रवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में उन मस्जिदों की कुल संख्या बताने की मांग की थी जहां इमाम मौलवियों को वेतन दिया जाता है। अग्रवाल ने इमामों पर हो रहे कुल वार्षिक खर्च और भुगतान के लिए जिम्मेवार सक्षम पदाधिकारी का विवरण देने को भी कहा था। सूचना आयुक्त ने अपने नवीनतम आदेश में कहा कि सीएम कार्यालय को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि 25 नवंबर 2022 के सीआईसी फैसले का दिल्ली सरकार के मातहत काम करने वाले प्राधिकरणों द्वारा अनुपालन किया जाए। आयोग की ओर से निर्देश दिया गया है कि आदेश की प्रति मिलने के 20 दिनों के अंदर उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। अपने सूचना के अधिकार आरटीआई आवेदन के जरिए अग्रवाल की ओर से यह भी पूछा गया कि क्या हिंदू मंदिरों, तो अब जो सूचना आयोग का, केंद्रीय सूचना आयोग का जो यह तल्ख टिप्पणी केजरीवाल सरकार के लिए किया गया है, यह इतना आसान नहीं है। अब केजरीवाल इसको कूड़े के ढेर में नहीं फेंक सकता है। अगर कूड़े के ढेर में फेंकता है तो जितनी सारी मुसीबत इनके लिए आ रहा है उनमें यह एक नया मुसीबत जुड़ जाएगा, जिसमें इनके लिए परेशानी एक अलग तरीके का हो सकता है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अभी चारों तरफ से जो मुसीबत खड़ा हो रहा है, यह इनके अधिक चतुराइयों का देन है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत बड़ा चतुर समझने का कोशिश करता है, जिन चतुराइयों से यह कानून और संविधान के तहत खेल करने का कोशिश करता है, अब उसी खेल में अरविंद केजरीवाल फंस गया है, जिससे निकलना अब इनको भारी पड़ रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में और इनकी परेशानी कम होती है या बढ़ती है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।